Hello, a lovely good evening from here in Chile, and hope that each one of you, as always, are absolutely fine and in a fine state of health. So, now, what about in this particular session? As you can see on your screens, name of the chapter is Dissolution of Partnership. In fact, this happens to be the topic, or chapter, should I say, which we are going to start in this particular session. करेक्ट। तो बेटे डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से शुरुआत करेंगे आज के इस पर्टिकुलर सेशन की। अब डेजोल्यूशन के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आप लोगों को इसके बारे में पहले से ही बहुत सारी चीज़ें मालूम है, इजंट इट और नॉट। जहां तक बेटे डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ताल्लुक है, तो याद रखें हम डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहे हैं, हम डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं। आपको जैसा कि ऑलरेडी मालूम ही है कि डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में और डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में फ़र्क होता है। डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक टेम्परेरी फेज है, जब एक नया पार्टनर हमारी फर्म में आता है तो पुरानी पार्टनरशिप ख़त्म होती है। दिस इज़ द केस ऑफ डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और एक नई पार्टनरशिप का जन्म हो जाता है। या कोई पार्टनर रिटायर होता है तो तब भी पुरानी पार्टनरशिप ख़त्म होगी और एक नई पार्टनरशिप का जन्म होगा। तो ये तो है डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि टेम्परेरी फेज है, पुरानी पार्टनरशिप खत्म होगी, नई पार्टनरशिप का बर्थ होगा। जबकि डेजोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि पार्टनर्स के दरमियान कंप्लीट रिलेशनशिप जो है वो सीज हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, अब किसी नई पार्टनरशिप का जन्म नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि फर्म ने अपना बिजनेस क्लोज कर दिया है, वाइंड अप कर दिया है, बंद कर दिया है, डिसॉल्व कर दिया है। तो डेजोल्यूशन ऑफ फर्म परमानेंट फीचर है। अब किसी फर्म के डिसॉल्व होने की कई वजह हो सकती हैं, ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, इसमें हम ज़्यादा डीप में ड्वेल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये आप लॉ में ऑलरेडी पढ़ते हैं। आपको मालूम है कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कब कैसे हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि पार्टनर्स के दरमियान पहली एक एग्रीमेंट था कि 3 साल के बाद हम इस पार्टनरशिप बिजनेस को बंद कर देंगे, तो यहाँ पर हमारी पार्टनरशिप फर्म क्लोज हो रही है बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट। या कभी कभी पार्टनरशिप डीड में पार्टनर लिख देते हैं कि कोई भी पार्टनर नोटिस दे सकता है डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म करने का। जैसे एक पार्टनर ने नोटिस दे दिया 2 महीने का कि भाई अब 2 महीने के बाद इस फर्म को क्लोज कर दो। फिर कभी कभी कोर्ट के थ्रू भी हमारी फर्म डिसॉल्व हो सकती है, जैसे कोर्ट हमें नोटिस दे दे डेट नाउ यू हैव टू क्लोज। लेकिन जो सबसे मेन, अहम, इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रीज़न होता है किसी भी फर्म के डिसॉल्व होने का, वो क्या होता है, जैसा कि आपको मालूम है, जब फर्म अधिकतर कंटिन्यूसली लॉसेस में जा रही होती है तो ऐसे में ऐसे में पार्टनर्स बेहतर समझते हैं कि हम अपनी फर्म को क्लोज कर लें, वाइंड अप कर लें। तो ये सबसे मेन रीज़न है। हालांकि मैंने जैसा कि कहा कुछ और भी रीज़न डिसॉल्व के, डिसोल्यूशन के हो सकते हैं। अब जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले की क्लासेस में 11th में या 12th में, मुझे खुद याद नहीं, जब भी ये चैप्टर होता था, आपको मालूम है जब किसी पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस क्लोज होता था तो आप लोग क्या करते थे। आपको याद आया, आप लोग एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते थे, इजंट इट, और कैश अकाउंट भी बनाते थे। फिर आपका कैश अकाउंट बाद में टैली हो जाता था, आप बड़े खुश हो जाते थे कि हमारे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक आ गया। तो उसी प्रोसेस को अब हमने थोड़ा सा डेप्थ में आगे बढ़ाना है। इस लेवल पे हम डेसोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें देखेंगे, पहले जरा हम इसकी चर्चा करें। आइए जी, डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में इस लेवल पे हमने क्या क्या पढ़ना है। एक तो हम पढ़ेंगे सिंपल डेसोल्यूशन। एक तो हम पढ़ेंगे सिंपल डेसोल्यूशन, करेक्ट। एक तो सिंपल डेसोल्यूशन के अलावा और क्या पढ़ेंगे। सिंपल डेसोल्यूशन ऑनेस्टली स्पीकिंग वही चीज़ें हैं जो आपने इससे पहले 11th या 12th में पढ़ी हुई है, करेक्ट। सिंपल डेसोल्यूशन में मैंने कहा आपने जो चीज़ें हैं ना वो इससे पहले 11th या 12th में पढ़ी हुई है। उसके अलावा फिर हम इस लेवल पे पढ़ेंगे इंसॉल्वेंसी। और जब हम इंसॉल्वेंसी पढ़ेंगे तो इंसॉल्वेंसी के अंदर भी हम क्या पढ़ेंगे। इंसॉल्वेंसी के अंदर भी हम 2 तरह की इंसॉल्वेंसी पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी, और पार्टनर की इंसॉल्वेंसी के अलावा हम पढ़ेंगे फर्म्स इंसॉल्वेंसी।
फर्म्स इंसॉल्वेंसी, फर्म की इंसॉल्वेंसी। फर्म की इंसॉल्वेंसी के अंदर भी हम क्या पढ़ेंगे? फर्म की इंसॉल्वेंसी के अंदर भी हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो क्लियर इंसॉल्वेंसी और एक अनक्लियर इंसॉल्वेंसी। जब हम फर्म की इंसॉल्वेंसी पर आएंगे तो तब हम आपको बताएंगे कि क्लियर फर्म्स इंसॉल्वेंसी क्या होती है और अनक्लियर फर्म की इंसॉल्वेंसी क्या होती है। उसके अलावा तो इंसॉल्वेंसी में भी आपने देखा काफ़ी चीज़ें हैं। उसके अलावा हम पढ़ेंगे सेल ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। हम देखेंगे कि कभी कभी कोई पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस बेच देती है, सेल ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। अब इसको आप सेल ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस कह लो या कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस कह लो। कभी कभी कोई पार्टनरशिप फर्म अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। तो पार्टनरशिप का जो बिजनेस है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं कई बार। तो ये और तब अकाउंटिंग कैसे होगी वो हम इसके तहत चर्चा करेंगे। उसके अलावा फिर हम देखेंगे अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अमालगमेशन का मतलब है मिलना। कभी कभी दो बड़ी पार्टनरशिप फर्म आपस में मिल जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। तो अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस में अकाउंटिंग का पहलू क्या होगा, इसकी चर्चा जब इस टॉपिक पे हम आएंगे तो तब करेंगे। और उसके अलावा एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड, टीडियस और थोड़ा सा परेशान करने वाला टॉपिक है, उसको हम बोलते हैं पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। बेटे पीस मील का मतलब होता है धीरे धीरे टुकड़ों में। PIEC है ये, PICE। पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है धीरे धीरे एसेट्स को बेचना और धीरे धीरे लायबिलिटीज को पे करना। पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पहले कहा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है, तो इतने सारे टॉपिक अपने पार्टनरशिप में क्लोज करने हैं। करेक्ट। आइए जी अब इसकी शुरुआत करते हैं। तो जाहिर है कि पहले हम सिंपल डेजिल्यूशन से करेंगे बिकॉज हमने सिंपल डेजिल्यूशन पहले लिखा है। अब सिंपल डेजिल्यूशन में मैं आपको क्या बताऊं, आपको मुझसे बेहतर मालूम है, लेकिन फिर भी अब करना तो होता ही है। तो पहले हमने सिंपल डेजिल्यूशन से ही स्टार्ट करा। आइए ए सिंपल डेजिल्यूशन। अब सिंपल डेजिल्यूशन में क्या होता है, प्लीज पे अटेंशन। सिंपल डेजिल्यूशन, सिंपल डेजिल्यूशन सिंपल डिसोल्यूशन में क्या होगा, जरा मैं एक में स्क्रीन बेटे थोड़ा सा सेटल आउट कर लूं, लगता है स्क्रीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एक सेकंड के लिए। राइट, अब मेरे ख्याल से ठीक है। अब हम सिंपल डेजिल्यूशन पे आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं अपने लिए और जगह बना लेता हूं, ठीक है। ये लीजिए जी, सिंपल डेजिल्यूशन पे हम आ गए। अब सिंपल डेजिल्यूशन में हमने क्या करना है, ध्यान से देखें। आपको 11th-12th मालूम है, 11th-12th में आपने सिंपल डेजिल्यूशन का टॉपिक बहुत गहरी तरीके से करा था। बड़ा इजी टॉपिक भी होता था, आपको बड़ा अच्छा भी लगता था। करेक्ट। आपको याद है कि सिंपल डेजिल्यूशन में आप क्या करा करते थे, जल्दी जल्दी बताओ। एक तो आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे, राइट। सिंपल डेजिल्यूशन में एक आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे जिसको कई बच्चे डेजिल्यूशन अकाउंट भी कहते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट आप बनाया करते थे, याद आ गया आपको? बिल्कुल याद आ गया सर, वेरी गुड। तो एक तो डेजिल्यूशन अकाउंट या रियलाइजेशन अकाउंट आप बनाया करते थे। करेक्ट, रियलाइजेशन अकाउंट। उसके अलावा आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी बनाते थे, याद आना चाहिए आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के ओनर होते हैं,
यानी कि आप ओनर के अकाउंट बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी आप बनाया करते थे। अब ये बात आपको याद आ जानी चाहिए, करेक्ट? लीजिए जी, इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा आप क्या करते थे, एक कैश बैंक अकाउंट भी बनाया करते थे, कैश बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट ऑब्लिक बैंक अकाउंट। लीजिए, यानी कि मैंने कैश बैंक अकाउंट इकट्ठे बना दिया। ये अकाउंट आप बनाया करते थे। याद आ गया आपको? यस सर, बिल्कुल याद आ गया। अब इन अकाउंट को बनाने का तरीका क्या होता था, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जरा यहां देखें। मान लेते हैं कि ये बैलेंस शीट है ए और बी की। मान लेते हैं ए और बी दो पार्टनर हैं और उनके दरमियान प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सिंप्लिसिटी के लिए हम मान लेते हैं 3:2 है, करेक्ट? मान लेते हैं कि ए और बी के जो फिक्स्ड एसेट्स हैं सिंप्लिसिटी के लिए 10 लाख के, करंट एसेट्स अदर देन कैश, करंट एसेट्स अदर देन कैश, कैश को छोड़ के फर्म के करंट एसेट 5 लाख के, करेक्ट? मान लेते हैं यहां पर कुछ वैल्यूलेस एसेट है। सर वैल्यूलेस एसेट क्या होते हैं, अभी मैं खुद ही बताऊंगा, आप चिंता मत करें। लेकिन इतना तो समझ में आ गया ना कि इन एसेट की कोई वैल्यू नहीं है। भाई मैंने नाम ही वैल्यूलेस एसेट लिखा है तो इसका मतलब इनकी कोई वैल्यू तो है नहीं। और मैं कई बार बता चुका हूं कि जो वैल्यूलेस एसेट होते हैं वो एसेट्स की परिभाषा में सम्मिलित नहीं करे जाते हैं। वैल्यूलेस एसेट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज एसेट, लेकिन हम इनको एसेट साइड में इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इनमें डेबिट बैलेंस बचा हुआ है। मैंने आपको बताया है कि एसेट साइड में कोई भी आइटम लिखा जाता है जिसका कि अकाउंटिंग ईयर के अंत में डेबिट बैलेंस होता है। तो किसी भी अकाउंट में अकाउंटिंग ईयर के अंत में अगर डेबिट बैलेंस होगा तो मुझे उसको अपनी एसेट साइड की जानिब दिखाना पड़ेगा। वैल्यूलेस एसेट अभी मैं बाद में बताऊंगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो ये वैल्यूलेस एसेट है। कोई सस्पेंस अकाउंट है, कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, अभी सब चीज़ें मैं बताऊंगा, चिंता ना करें। उसके अलावा मान लेते हैं कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल, मिस्टर ए की कैपिटल मान लेते हैं 4 लाख की है, मिस्टर बी की कैपिटल 2 लाख की है। कितना हो गया? 6 लाख हो गया। उसके बाद चलो इसकी कैपिटल थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, इसकी 5 लाख कर देते हैं, इसकी 4 लाख कर देते हैं। मान लेते हैं इसमें जनरल रिजर्व भी है 1 लाख का, और मान लेते हैं कि कुछ लायबिलिटीज़ हैं। चलो लायबिलिटीज़ के अलावा ऐसा करते हैं, चलो मैं ऐसे लिखा देता हूँ, फ्री रिजर्व, कुछ फ्री रिजर्व्स हैं 1 लाख के, और कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं। सर ये स्पेसिफिक रिजर्व्स क्या होते हैं? आप चिंता मत करो, आपको अभी लिखना नहीं है कुछ, ये रफ वर्क है, करेक्ट? स्पेसिफिक रिजर्व चलो 2 लाख के कर देते, कितना आ रहा है टोटल? 17 लाख, 9, 10, 12 लाख हो गया, और हमने लिख दिया लायबिलिटीज़। ये हो गया 10 और 2 12 और 5 17, करेक्ट? तो 17 लाख 17 लाख। अब मान लेते हैं ए और बी की जो ये फर्म है ये डिज़ोल्व हो गई। अब जब कोई फर्म डिज़ोल्व होती है तो आपको मालूम है कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप यानी कि अब हम अकाउंटिंग प्रोसीजर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, करेक्ट? अकाउंटिंग प्रोसेस की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप बेटे क्या होगा कि हम अपनी एसेट साइड को क्लोज करते हैं। अपनी एसेट साइड को कैसे क्लोज करा जाएगा यहां देखिए। तो सबसे पहला स्टेप जहां तक अकाउंटिंग का है, तो स्टेप नंबर 1 ए, क्लोजर ऑफ एसेट साइड। हम अपनी एसेट साइड को क्लोज करते हैं, क्लोजर ऑफ एसेट साइड, क्लोजर ऑफ एसेट साइड। आप अपनी एसेट साइड को क्लोज करेंगे। एसेट साइड को हमने क्लोज करा,
एसेट साइड को क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं? एसेट साइड को क्लोज करने के लिए हम ध्यान दें, आपका ध्यान एसेट साइड में केवल एसेट्स पर होना चाहिए। एसेट साइड में दो ही चीजें होती हैं, या तो एसेट्स होते हैं यानी कि फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, और या फिर वैल्यूलेस एसेट होती है। करेक्ट? एसेट का मतलब बेसिकली फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट से होता है। वैल्यूलेस एसेट मैं बता चुका हूं कि वो एसेट्स की परिभाषा में, डेफिनेशन में शामिल नहीं करे जाते हैं। तो जितने भी एसेट्स हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ए, जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, जितने भी फिक्स्ड एसेट हैं, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो मशीनरी हो, यानी कि टेंजेबल फिक्स्ड एसेट हो या इनटेंजेबल फिक्स्ड एसेट हो, जैसे गुडविल हो, पेटेंट हो, कॉपीराइट हो, ट्रेडमार्क हो, जितने भी फिक्स्ड एसेट हो, चाहे वो टेंजेबल हो या वो इनटेंजेबल हो, वो सारे के सारे फिक्स्ड एसेट हम क्या करेंगे, ट्रांसफर टू, ट्रांसफर, ये बेटे मैंने TF लिखा है, TF का मतलब है ट्रांसफर, ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ, टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिख करके क्लोज करेंगे। यानी कि इस एसेट के मुताबिक इस फर्म के जो एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, वो मैं रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में लिखूंगा। हालांकि अभी मैंने सिर्फ फिक्स्ड एसेट का पॉइंट लिखाया, अब मैं करंट एसेट का पॉइंट भी लिखा रहा हूं। करंट एसेट, करंट एसेट का भी वही रूल है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखाया। करंट एसेट ट्रांसफर टू, ट्रांसफर तो मैं लिख ही चुका हूं, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। इसको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में जितने भी करंट एसेट हैं उनको हम ट्रांसफर करेंगे, लेकिन यहां पर हमें थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉशन रखना पड़ेगा, थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसा कि आपको मालूम ही है, हमें मालूम है कि कैश और बैंक करंट एसेट तो हैं, लेकिन कैश और बैंक का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कैश और बैंक को छोड़ करके जितने भी करंट एसेट, ये करंट एसेट हैं या फिर जितने भी फिक्स्ड एसेट हैं, वो सब रियलाइजेशन अकाउंट में आएंगे। लेकिन करंट एसेट के अंदर जो कैश और बैंक है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसको हम ट्रांसफर करेंगे टू कैश बैंक अकाउंट। उसको हम कैश बैंक अकाउंट में लिखेंगे। बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा जितने भी वैल्यूलेस आइटम्स हैं, वैल्यूलेस आइटम्स, एसेट साइड में जितने भी वैल्यूलेस आइटम्स हैं, अब वैल्यूलेस आइटम्स कौन कौन से होते हैं? वैल्यूलेस आइटम कौन कौन से होते हैं पता है कुछ? वैल्यूलेस आइटम जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, ये वैल्यूलेस एसेट है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का कोई डेबिट बैलेंस हो तो वो भी वैल्यूलेस एसेट है। करेक्ट? इसी तरह से कभी लिखा हो कोई सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, अगर लिखा हो सस्पेंस अकाउंट, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वैल्यूलेस एसेट। सस्पेंस अकाउंट के अलावा अगर कभी लिखा हो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर yet to be written off, yet to be written off, तो बेटे ये सब जो है वैल्यूलेस आइटम माने जाते हैं। तो वैल्यूलेस आइटम तुम्हें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि कौन से होते हैं। तो वैल्यूलेस आइटम बेसिकली एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, ये अस्तित्वहीन एसेट है। करेक्ट? तो इनको हम क्या करते हैं, इनको हम ट्रांसफर करते हैं टू दी डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू दी डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इनको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफर करा जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
इनको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे ट्रांसफर करेंगे। अब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट वर्ड बार बार आएगा तो मैं PCA लिख दूंगा। PCA का मतलब है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जहां तक सवाल है एसेट साइड का, एसेट साइड को क्लोज करना बहुत ही सिंपल है, इसमें मेरे बताने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि मोस्टली ये चीजें आपको मुझसे बेहतर मालूम है। तो इन रूल्स का यूज करते हुए बताओ, मैं इस फर्म की एसेट साइड को क्लोज करना चाहता हूं, तो बताओ फिक्स्ड एसेट कहां पर आएगा? सर रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे। वेरी गुड। तो फिक्स्ड एसेट मैंने रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिख दिए 10 लाख। लीजिए जी। अब बताओ जितने भी करंट एसेट अदर देन कैश है, करंट एसेट अदर देन कैश, कैश को छोड़ करके जितने भी करंट एसेट हैं, जो कि मैंने इस क्वेश्चन में 5 लाख लिखाए हैं, उनको भी मैं रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में पोस्ट करूंगा या नहीं करूंगा? सर बिल्कुल करेंगे। अब इसी बात पे खुश होकर के बताओ जरा। अच्छा मैंने एक काम करता हूँ, मैं एक आइटम और लिखा देता हूँ। ये मैंने अदर देन कैश लिखा दिया ना, एक आइटम और लिखा देते हैं, कैश लिखा देते हैं। चलो 1 लाख और लायबिलिटी 6 लाख कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बताओ जरा कैश का बैलेंस कहाँ आएगा? सर कैश का बैलेंस तो कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। गुड। तो कैश अकाउंट में हम क्या लिखेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख लिख देंगे। लीजिए जी, कैश का बैलेंस भी हो गया। अब बताओ वैल्यू लेस एसेट कहाँ आना चाहिए? सर वैल्यू लेस एसेट आपने ही बोला है कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आना चाहिए। ए और बी दो पार्टनर हैं, ये डेबिट साइड है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे हम लिख देंगे वैल्यू लेस एसेट या वैल्यू लेस आइटम, VLA। वैल्यू लेस आइटम 2 लाख के हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 40,000। 40,000 इंटू 3 1,20,000 इज विल बी शेयर ऑफ ए। तो ए के अकाउंट की डेबिट साइड में 1,20,000 और बी के अकाउंट की डेबिट साइड पे कितना आ जाएगा? 80,000। मैंने तुम्हें बताया जितने भी वैल्यूलेस आइटम्स होते हैं बेसिकली ये लॉसेस होते हैं, करेक्ट? अगर फर्म के प्रॉफिट पार्टनर्स को, ओनर्स को मिलते हैं तो लॉसेस को बियर करना भी तो उनका कर्तव्य है या नहीं है? बाबा बोलो। बिल्कुल है। तो यही वजह है, यही रीज़न है कि हम वैल्यूलेस एसेट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे क्यों लिखते हैं। लो जी, ये तो इनकी एसेट साइड तो पूरी हो गई, तो एसेट साइड को मैं मिटा देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है अब इसकी। आइए अब हम जरा लायबिलिटी साइड के रूल को देखें। पहला स्टेप तो आपने देख लिया, अब जरा लायबिलिटी साइड का रूल देखें। स्टेप नंबर B, क्लोजर ऑफ लायबिलिटी साइड। अब क्लोजर ऑफ लायबिलिटी साइड, अब जरा क्लोजर ऑफ लायबिलिटी साइड देखें। क्लोजर ऑफ लायबिलिटी साइड, बेटे पहले तो एक बात समझनी है और वो बात अच्छी तरह दिमाग में रखनी है, लायबिलिटी साइड में मौजूद हर आइटम लायबिलिटी नहीं होता, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। जैसे लायबिलिटी साइड में कैपिटल भी होती है, ये कोई लायबिलिटी थोड़ी है। लायबिलिटी साइड में फ्री रिजर्व्स भी होते हैं, ये कोई लायबिलिटी नहीं है। स्पेसिफिक रिजर्व्स भी होते हैं, ये भी कोई लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटी साइड में जो लायबिलिटीज होती हैं, यानी कि जो रियल सेंस में लायबिलिटी हैं, यानी कि जो आउटसाइड लायबिलिटी है, करेक्ट, वही रियल लायबिलिटी होती हैं। अभी मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आइए, लायबिलिटी साइड में पार्टनर की कैपिटल भी है, फ्री रिजर्व भी है, स्पेसिफिक रिजर्व भी है और लायबिलिटी भी है। पहले हम इस लायबिलिटी की चर्चा कर रहे हैं। तो लायबिलिटी साइड में जितनी भी लायबिलिटीज होंगी, यानी कि जो रियल लायबिलिटी, बेटे लायबिलिटी का मतलब ही होता है आउटसाइड लायबिलिटी। लायबिलिटीज का मतलब है समथिंग फॉर विच वी आर अंडर प्रेशर एंड अंडर लीगल बाउंडेशन टू पे द अमाउंट at a particular specified period of time, and if we would not, then punitive actions could be taken against us. इसका मतलब है अगर मैंने कोई बैंक लोन लिया और मैं समय पर बैंक लोन ना पे करूं, ना अदा करूं, तो मेरे खिलाफ प्यूनेटिव एक्शन, पनिशेबल एक्शन लिए जा सकते हैं। तो लायबिलिटीज देखो,
सबसे पहले तो एक बात सुने, बिजनेस जो होता है वो फर्स्ट पार्टी होता है, बिजनेस के जो ओनर होते हैं वो सेकंड पार्टी होते हैं। फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी को इंटरनल पार्टी भी कहा जाता है। इंटरनल पार्टी, इनको छोड़ के कोई भी पैसा जो थर्ड पार्टी को देना है, अब थर्ड पार्टी कौन होती है? इन दोनों को छोड़ के जो भी पार्टी है वो थर्ड पार्टी, चाहे वो डेटर हो, कस्टमर हो, क्लाइंट हो, इवन पार्टनर की वाइफ हो, ये सब थर्ड पार्टी है। तो लायबिलिटी का मतलब है अमाउंट ड्यू टू थर्ड पार्टी, उसको हम आउटसाइड पार्टी भी बोलते हैं, करेक्ट। अब जितनी भी लायबिलिटीज होंगी, लायबिलिटी साइड में जितनी भी लायबिलिटीज होंगी उनको हम ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में उनको हम क्लोज करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख करके। जाहिर है कि अब आप ये जानने में ख्वाहिशमंद होंगे कि सर कौन कौन सी लायबिलिटी होती है, उसकी लिस्ट भी लिखा दो। चलो आप कहते हो तो अब लिखा देते हैं। एक तो होते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, मैं थोड़ा शॉर्ट में भी लिख रहा हूँ, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, नहीं तो बच्चे फिर बाद में तंग करते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये लायबिलिटी होती है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, मैं थोड़ा इधर की तरफ लिख देता हूँ, स्पेस सेव हो जाएगी। प्रोविजन फॉर टैक्स ये भी लायबिलिटी है। प्रोविजन फॉर टैक्स ये कोई प्रोविजन नहीं है, because we are under legal foundation to pay the taxes to the government, correct। provision for tax के अलावा फिर प्रोविडेंट फंड ये भी लायबिलिटी होती है। प्रोविडेंट फंड का मतलब तो आपको मालूम ही है, जब एक एम्प्लॉय हमारी फर्म को ज्वाइन करता है तो हम उसके नाम एक प्रोविडेंट फंड ओपन करते हैं, जब वो रिटायर होगा तो ये पैसा उसको देना लाजमी है। ग्रेचुइटी ये इनकम टैक्स में आपने पढ़ाई है। ग्रेचुइटी का मतलब है किसी एम्प्लॉय के शानदार ट्रैक रिकॉर्ड के अगेंस्ट उसको पेमेंट देना, तो ये ग्रेचुइटी है। ग्रेचुइटी के बाद कुछ कंफ्यूज करने वाली लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी बहुत कंफ्यूज करती है। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड बहुत ही कंफ्यूजिंग लायबिलिटी है। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, बेटे वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड कोई फंड वंड नहीं है। दिस इज ए लायबिलिटी, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर आइटम। एज आई सेड, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड का मतलब है कि हमारा वर्कर से एक एग्रीमेंट हो गया है कि अगर हमारी फर्म के प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम आपके अकाउंट पे डाल देंगे, तो ये पैसा भी वर्कर्स को देना जरूरी है। मैंने कहा ना ये कंफ्यूज करने वाली लायबिलिटी है। और इसी तरह से वर्कमैन सेविंग बैंक अकाउंट, वर्कमैन सेविंग बैंक अकाउंट ये भी लायबिलिटी है। कई बार बच्चे पूछते हैं बाद में, सर प्रोविडेंट फंड कहाँ आएगा? अरे बाबा लायबिलिटी है तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट में आएगा। कई बच्चे पूछते हैं वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड कहाँ आएगा, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, इसलिए मैंने ये लिस्ट बना दी है। बात समझ में आ गई? तो जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं, अब आपको अच्छी तरह से पता लग जाना चाहिए लायबिलिटीज की लिस्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे कोई लायबिलिटी नहीं छूट सकती, हो सकता है कि मुझसे भी कोई आइटम छूट गया हो, लेकिन मैंने एक जनरल लिस्ट बनाने की कोशिश करी है और आपको एक आइडिया देने की कोशिश करी है कि लायबिलिटीज बेसिकली क्या हैं। तो ये सब आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, इनको थर्ड पार्टी लायबिलिटी भी कहते हैं। ये रियल लायबिलिटीज होती हैं और इनको हम रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे पोस्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। कोई डाउट तो नहीं है? सर बिल्कुल नहीं है। चले जी, तो लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट आपको मालूम हो गया, यानी कि
ये जो लायबिलिटी मैंने लिखाई थी इसको मैं रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखूंगा बाय लायबिलिटी। जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख करके क्लोज करते हैं। 6 लाख रुपए की लायबिलिटी मैंने लिखाई थी, करेक्ट। लो जी, लायबिलिटी भी खत्म हो गया, इसको भी मिटा देते। उसके बाद मैंने लिखाया है स्पेसिफिक रिजर्व। आइए, लायबिलिटी साइड में दूसरा स्टेप हो गया बी, स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व, वैसे अगर मैं तुम्हें सही बताऊं तो स्पेसिफिक रिजर्व कोई रिजर्व नहीं होते हैं, ये प्रोविजंस होते हैं। प्रोविजन का सिंपल वर्ड्स में मतलब है संभावित लायबिलिटी, संभावित खर्चा। संभावित का मतलब है एस्टिमेटेड, जो अभी लायबिलिटी तो नहीं है लेकिन संभावना है कि ये फ्यूचर में लायबिलिटी बन भी सकती है, उसको हम अकाउंट्स में प्रोविजन कहते हैं। ये हमेशा एस्टिमेशन के आधार पर बनता है, करेक्ट। उनको हम स्पेसिफिक रिजर्व भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमेशा किसी ना किसी, स्पेसिफिक का मतलब है पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलरली किसी ना किसी एसेट के अगेंस्ट बनता है। तो जितने भी स्पेसिफिक रिजर्व होंगे पहले तो हम इनको ट्रांसफर करते हैं। चलो पहले तो मैं इनकी लिस्ट बना दूं। जो स्पेसिफिक रिजर्व हैं जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जिसको तुम रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स भी कहते हो। याद है ना आपको, आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्यों बनाते थे? पता है आपको क्यों बनाते थे? 1 मिनट में स्क्रीन थोड़ी सी और शिफ्ट कर लूं क्योंकि थोड़ी स्पेस मुझे और चाहिए। लीजिए जी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ना। हाँ, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप इसलिए बनाते थे कि कहीं भाई डेटर्स में से कुछ बैड डेट्स ना हो जाएं। तो एक संभावित लायबिलिटी, एक संभावित खर्चा या नुकसान है, करेक्ट। तो किसी संभावित खर्चे नुकसान के लिए जो हम अमाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट से पैसा निकालते हैं। याद रखें, अकाउंट्स में जितने भी प्रोविजंस बनते हैं वो हमेशा प्रॉफिट से बनते हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये डेटर्स के अगेंस्ट बनता है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट बनाया जाता है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट करी है कहीं कल उसकी वैल्यू कम ना हो जाए और हमें नुकसान ना हो जाए। तो बाई चांस वो नुकसान हो जाए तो उस नुकसान को निपटने के लिए ये इन्वेस्टमेंट फंड बनाया जाता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये भी स्पेसिफिक रिजर्व है। आपको बैलेंस शीट के एक एक आइटम की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन तो आपको मालूम ही है कि पर्टिकुलरली किसी ना किसी एसेट के अगेंस्ट बनता है। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन के बाद कभी लिखा हो एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व, एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व, एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व, एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व। कभी लिखा हो स्टॉक रिजर्व। ये सब स्पेसिफिक नेचर के रिजर्व है। तो जितने भी स्पेसिफिक नेचर के रिजर्व हैं इनका ट्रीटमेंट क्या होता है? इनका ट्रीटमेंट है ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। इनको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में पोस्ट करते हैं। सर ऐसा क्यों? रीज़न इसलिए क्योंकि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एसेट हैं वो हम डेबिट में पोस्ट करते हैं, तो इसलिए इनको हम क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक रिजर्व मैंने 2 लाख के लिखाए थे,
तो मैं स्पेसिफिक रिजर्व को भी रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में पोस्ट करूंगा। स्पेसिफिक रिजर्व्स 2 लाख। लो जी, स्पेसिफिक रिजर्व भी खत्म हो गया। अब आ जाओ फ्री रिजर्व पे। बेटे एक एक आइटम की जानकारी ना आपको बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए अगर आप फुल और बढ़िया कंट्रोल स्थापित करना चाहते हैं। सी स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व के बाद क्या आइटम लिखाया था मैंने? फ्री रिजर्व। लीजिए जी, फ्री रिजर्व की बात चल रही थी तो फ्री रिजर्व करेंगे। फ्री रिजर्व ये कौन सा पेन आ गया बाबा हाथ में? स्पेसिफिक रिजर्व। लो सॉरी, स्पेसिफिक तो हो गया, फ्री रिजर्व। बेटे जो फ्री रिजर्व होते हैं, जो फ्री रिजर्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहले तो मैं उसकी लिस्ट बना दूं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है लायबिलिटी साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, रिजर्व फंड, ये सब फ्री नेचर के रिजर्व्स होते हैं। रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। देखो बेटे कंफ्यूजन हो सकती है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड फ्री रिजर्व है, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड लायबिलिटी होता है। कभी लिखा हो इंश्योरेंस फंड तो ये भी फ्री नेचर का रिजर्व है। कभी लिखा हो कंटिंजेंसी रिजर्व तो ये भी फ्री रिजर्व है। बात समझ में आ रही है? उसके अलावा कभी क्वेश्चन में लिखा हो कैपिटल रिजर्व तो ये भी फ्री रिजर्व है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब जितने भी फ्री, पहले तो फ्री रिजर्व का मतलब क्या है बेटे? ये मतलब ना बहुत ध्यान से और पहली बारी में समझें। बहुत से बच्चों को जब ये फ्री रिजर्व हम कहते हैं तो एकदम से पता नहीं होता कि इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। ध्यान से देखें, सपोज ये बैलेंस शीट है कोई। अगर मैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिख दूं डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, हालांकि एक पार्टनरशिप फर्म में कभी भी डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व नहीं हो सकता, करेक्ट, क्योंकि डिवेंचर्स आर इश्यूड बाय ए कंपनी। लेकिन मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो कोई कंपनी है, ये उसकी बैलेंस शीट है और उसकी बैलेंस शीट में डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व 5 लाख लिखा हुआ है। तो पता है इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है कि ऑपोजिट साइड से 5 लाख रुपए तक के एसेट हम जहां मर्जी जैसे मर्जी चाहें यूज कर सकते हैं। ये मतलब है, या ये मतलब है कि ऑपोजिट साइड से जितने भी एसेट हैं 5 लाख तक के एसेट केवल और केवल डिवेंचर को रिडीम करने के लिए यूज करे जा सकते हैं। देखो मैंने पहले भी बताया था, अकाउंट्स में लायबिलिटी साइड कुछ होती नहीं है, होती सिर्फ एसेट साइड है। लायबिलिटी साइड तो सिर्फ एक नाम है, लायबिलिटी साइड कुछ चीज थोड़ी है। जैसे कि अगर मान लो मैं कोई बैंक लोन लेता हूं तो जो कैश आएगा, मान लेते हैं 10 लाख का लोन लिया, ये तो कुछ चीज है। और जो मैंने लायबिलिटी में ये वर्ड लोन लिखा, ये कुछ चीज थोड़ी है, ये कोई चीज नहीं है, ये तो महज एक शब्द है, ये एक अल्फाज है, ये एक वर्ड है, ये कोई हकीकत में चीज नहीं है। हकीकत तो एसेट है कि भाई 10 लाख के हरे हरे नोट हमारे पास आए जिसको हम देख सकते हैं। ये तो महज एक शब्द है जो ये बता रहा है कि ये कैश लोन की वजह से आया। यानी कि अकाउंट्स में टेक्निकली लायबिलिटी साइड, जिसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं, इट इज जस्ट नॉमिनेशंस। ये सिर्फ एक नामकरण है
समझ में आया? इनका कोई अस्तित्व नहीं होता लायबिलिटी साइड का, लेकिन फिर भी लायबिलिटी साइड की अपनी महत्वता है, अपनी इंपॉर्टेंस है, अपना सिग्निफिकेंस है। और वो सिग्निफिकेंस क्या है, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज लायबिलिटी साइड में कोई एंटिटी है और उसने डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व लिखा है, तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व कोई चीज नहीं है टेक्निकली, लेकिन इस शब्द के यहां मौजूद होने से क्या हो रहा है कि ये जो एंटिटी है, ये अपनी ऑपोजिट साइड में इसके जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी एसेट हैं, उसमें से 5 लाख तक के एसेट केवल और केवल डिवेंचर को रिडीम करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। ध्यान से मेरे पॉइंट को सुने। मान लो कोई दूसरी कंपनी है, अब कोई दूसरी कंपनी है, मान लो उस कंपनी की लायबिलिटी साइड में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 100 लाख रुपए लिखा हुआ है। अब ये कंपनी है, 100 लाख कोई बहुत बड़ी फिगर नहीं है किसी कंपनी के लिए। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 100 लाख लिखा है। अब मैं आपको कह चुका हूं लायबिलिटी साइड तो कुछ है नहीं, वो तो सिर्फ नाम है। लेकिन इस नाम से क्या फर्क पड़ रहा है कि ये जो एंटिटी है अपनी ऑपोजिट साइड से 100 लाख रुपए तक के एसेट को केवल और केवल लिक्विडेशन के वक्त शेयर होल्डर का पैसा लौटाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो वर्ड है, यानी कि तुमने देखा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इस तरह के आइटम जब बैलेंस शीट में होते हैं तो रिसोर्सेस पर कुछ लिमिटेशंस लग जाती हैं। यानी कि इस कंपनी के डायरेक्टर मन मर्जी से अपने एसेट्स को इधर उधर यूज नहीं कर सकते, फ्रीली यूज नहीं कर सकते। अब मान लो एक तीसरी एंटिटी है, उसकी ऑपोजिट साइड में जनरल रिजर्व 10 लाख लिखा है। जनरल रिजर्व क्या है? फ्री रिजर्व है। अब ये फ्री रिजर्व का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऑपोजिट साइड से 10 लाख रुपए तक के एसेट में जहां मर्जी, जिधर मर्जी, जैसे मर्जी चाहूं यूज कर सकता हूं। दैट इज व्हाट वी मीन बाय फ्री रिजर्व। बात समझ में आ गई? यानी कि जो फ्री रिजर्व्स होते हैं उसके अगेंस्ट जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको हम फ्रीली, बिना किसी बंधन के, बिना किसी बंदिश के, बिना किसी बाउंडेशन के इस्तेमाल कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो ये फ्री रिजर्व का मतलब है। बात समझ में आ गई? तो ये फ्री रिजर्व की मैंने एक लिस्ट बनाई है, मैंने कहा एक जनरल लिस्ट है और इसका ट्रीटमेंट मैं आपको लिखा देता हूं। इसका ट्रीटमेंट मैं बता ही चुका हूं कि जितने भी फ्री रिजर्व हैं उनको हम ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में PCA, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? अब ये जो फ्री रिजर्व था मैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख दूंगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख दूंगा फ्री रिजर्व। करेक्ट? फ्री रिजर्व 1 लाख है तो 60,000 3/5 एंड 40,000 बी के कॉलम में आ जाएगा। मेरा पर्पस ये है कि बैलेंस शीट के प्रत्येक आइटम को प्रॉपर प्लेसेस पे पोस्ट करने का पहले तो ट्रीटमेंट आपको पता लग जाना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? दूसरी चीज, अब बच गए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के, इसके बारे में भी मुझे बताना पड़ेगा। तो जो भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट हैं वो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो मैंने इसकी कैपिटल 5 और उसकी 4 लाख लिखाई थी, तो 5 लाख तो इसकी कैपिटल है और 4 लाख रुपए की इसकी कैपिटल है। बात समझ में आ गई? यानी कि हमारा सबसे पहला काम तो यह है कि हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटी साइड को क्लोज करते हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यहां तक बात समझ में आ गई? ये जो पॉइंट मैंने कैपिटल अकाउंट वाला लिखाया, ये वाला पॉइंट मैं यहां लिखा देता हूं। पॉइंट नंबर C के बाद पॉइंट नंबर D मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है ना? अभी ये लायबिलिटी साइड के अंदर ही है ये वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर D। पॉइंट नंबर D, पॉइंट नंबर D में क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट
ब्रैकेट में मैंने लिखा इफ appearing on the liability side, अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो या ड्राइंग्स अकाउंट हो और लायबिलिटी साइड में हो, और वैसे 99.99% ये लायबिलिटी साइड में ही होते हैं, तो हम इनको कहां पोस्ट करेंगे? कहां पोस्ट करेंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। करेक्ट, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब एक बात का ख्याल करना, मैंने लिखा है अपियरिंग ऑन द लायबिलिटी साइड। बाई चांस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अगर एसेट साइड में होगा तो इसका मतलब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, फिर ये क्रेडिट की बजाय डेबिट में ट्रांसफर हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? ये चीज ध्यान में रखनी है। एक और चीज, हालांकि वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ लिखा रहा हूं, अगर पार्टनर का लोन होगा, मैंने क्योंकि यहां पर लोन अकाउंट नहीं लिखा है, पार्टनर्स लोन अकाउंट, अगर पार्टनर का लोन अकाउंट है, पार्टनर का लोन अकाउंट, तो वो कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। इसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे? विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसको हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट में, ट्रांसफर टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। यानी कि अगर लायबिलिटी साइड में पार्टनर का लोन है तो मैं एक लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाऊंगा और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दूंगा। लेकिन पार्टनर का लोन अगर एसेट साइड में है तो मैं एक पार्टनर का लोन अकाउंट बनाऊंगा और डेबिट साइड में लिख दूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस तरह हम अपने एसेट और लायबिलिटीज को पहले क्लोज कर लेते हैं। अब जब हमारे एसेट और लायबिलिटी क्लोज हो गए, क्योंकि हमारा बिजनेस अब क्लोज हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे? अपने एसेट्स को बेचते हैं। ये हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि हमने एसेट कितने में बेचे। करेक्ट। अब मैं फर्म हूं, तुम लोग अपने आप को फर्म मान करके चलो। बात समझ में आ गई? आप लोग अकाउंटेंट हैं और मैं कई बार कह चुका हूं, जब भी आप अकाउंटिंग करते हैं ना, तो हमेशा अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटेंट परज्यूम कर लिया करो। तो आप फर्म के अकाउंटेंट हैं, तो अब आप अपने एसेट्स को बेचोगे। जब आप अपने एसेट बेचोगे, दो तरीके से बेच सकते हो, जो कि आपको मालूम है, हम सिर्फ रिकैप कर रहे हैं। या तो आप कैश में बेचोगे, या कभी कभी आप, यानी कि आप फर्म के अकाउंटेंट हो, आप अपनी फर्म का कोई एसेट अपने किसी पार्टनर को दे देते हो। इस तरीके से आप अपने एसेट्स को रियलाइज करते हो। रियलाइज करने का मतलब है उस एसेट के अगेंस्ट कुछ वैल्यू हासिल करते हो या कोई बेनिफिट हासिल करते हो। तो तीसरा स्टेप है, स्टेप ए, स्टेप बी, और अब है स्टेप सी। स्टेप सी है रियलाइजेशन ऑफ एसेट, रियलाइजेशन ऑफ एसेट। अब आप अपने एसेट को रियलाइज करोगे। जब आप अपने एसेट को रियलाइज करोगे तो आपकी एंट्री होगी, अगर आपने एसेट कैश में बेचे, रियलाइजेशन ऑफ एसेट ए, सोल्ड फॉर कैश। अगर तो आपने कैश में बेच दी तो आपकी एंट्री हो जाएगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। करेक्ट। मैंने एक इमेजिनरी फिगर मानी। मान लेते हैं फर्म ने अपने फिक्स्ड एसेट में से कुछ फिक्स्ड एसेट 6 लाख रुपए में बेचे। करेक्ट। तो मैं लिख दूंगा 6 लाख रुपीस। फर्म ने अपने कुछ एसेट 6 लाख रुपए में बेचे, तो मेरी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। करेक्ट। अब मैं रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय कैश, और ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा एसेट रियलाइज्ड, और मैं आउटर कॉलम में लिख दूंगा 6 लाख। और कैश अकाउंट को डेबिट मिल रहा है तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में मैं लिखूंगा टू रियलाइजेशन, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें एसेट रियलाइज्ड 6 लाख। तो या तो आप अपने एसेट को कैश में बेचोगे, नंबर 1। करेक्ट। मान लेते हैं आपने 10 लाख में से कुछ एसेट तो कैश में बेचे, और कुछ एसेट मान लेते हैं मिस्टर ए ने ले लिए।
मान लेते हैं मिस्टर ए टुक ओवर फिक्स्ड एसेट वर्थ ₹4 लाख, तो मिस्टर ए ने कुछ एसेट 4 लाख रुपए में ले लिए। बी, टेकन ओवर बाय पार्टनर, टेकन ओवर बाय पार्टनर। इमेजिनरीली मैंने माना कि मिस्टर ए ने कुछ एसेट ले लिए। अगर मिस्टर ए तुम्हारी फर्म का कोई एसेट लेगा, करेक्ट, तो आप लिखोगे डेबिट द रिसीवर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि मिस्टर ए अकाउंट डेबिट, उस पार्टनर का नाम, और टू रियलाइजेशन। क्योंकि आपकी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एसेट बिक गया है और मिस्टर ए ने आपको पैसे देने हैं। बात समझ में आई? तो इसलिए आप ए को डेबिट करोगे। मान लेते हैं मिस्टर ए ने एसेट 5 लाख में लिए, चलो सिंप्लिसिटी के लिए 4 लाख के एसेट मिस्टर ए ने मान लेते हैं 5 लाख में लिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कितने में बिके, हमने उस फिगर को देखनी है। मान लेते हैं मिस्टर ए टुक ओवर फिक्स्ड एसेट फॉर ₹5 लाख, तो मेरी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इस एंट्री के करने से क्या हो गया, ए डेबिट हो रहा है, तो ए की डेबिट साइड में मैं लिखूंगा टू रियलाइजेशन, और ए के कॉलम में मैं लिखूंगा 5 लाख। ये मैंने लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? बात समझ में आ गई? उसके बाद फिर रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट मिल रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा बाय एस कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में मैं लिखूंगा एसेट टेकन ओवर, एसेट टेकन ओवर। तो ए ने एसेट ले लिया 5 लाख रुपए में। तो कहने का मतलब है कि आप, यानी कि आपकी फर्म एसेट को बेचेगी तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो कुछ कैश में बिकेंगे या फिर कोई पर्टिकुलर पार्टनर ले लेगा। हालांकि कुछ और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, लेकिन उन पॉसिबिलिटी की चर्चा हम आगे जाके करेंगे। जैसे कि कभी कभी हम कोई एसेट किसी लायबिलिटी को दे देते हैं, तो तब क्या ट्रीटमेंट होगा, मैंने कहा थोड़े बाद का पार्ट है, हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। उसके बाद फिर है स्टेप नंबर डी। स्टेप नंबर डी, रियलाइजेशन ऑफ लायबिलिटी, रियलाइजेशन ऑफ लायबिलिटी। अब आप अपनी लायबिलिटीज को रियलाइज करेंगे। बेटे यहां लायबिलिटी का रियलाइजेशन से मतलब है पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, पेमेंट या सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी। रियलाइजेशन ऑफ लायबिलिटी, या जिसको हम पेमेंट या सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी भी कहेंगे। अगर लायबिलिटी फर्म पे करती है, पेड बाय फर्म, अगर लायबिलिटी फर्म पे करती है, तब तो सिंपल सी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर कोई पार्टनर पे करता है, पेड बाय पार्टनर, मान लेते हैं मिस्टर बी ने कहा कि मैं एक पर्टिकुलर लायबिलिटी पे कर दूंगा, तो हम पार्टनर का नाम यानी कि बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री लिख देंगे। मान लेते हैं फर्म की टोटल लायबिलिटी 6 लाख की, अब फर्म अपनी लायबिलिटी पे करेगी। मान लेते हैं फर्म ने कुछ लायबिलिटी पे करी 3 लाख रुपए में, तो हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये इमेजिनरी फिगर्स है, ये 3 लाख वर्थ की लायबिलिटी फर्म ने पे करी, करेक्ट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे मैं टू कैश या बैंक लिखूंगा और ब्रैकेट में लिख दूंगा लायबिलिटीज पेड। तो 3 लाख रुपए की लायबिलिटी मान लेते हैं फर्म ने पे करी, टू कैश लिखेंगे और कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में उसकी क्रॉस एंट्री हो जाएगी। हम ब्रैकेट में लिख देंगे रियलाइजेशन, ब्रैकेट में सॉरी लिख देंगे लायबिलिटीज। 3 लाख रुपए की लायबिलिटी पे हो गई। लो जी,
इज इट क्लियर टू यू? अब मान लेते हैं मिस्टर बी ने कहा कि 2 लाख रुपए तक की लायबिलिटी मैं पे कर देता हूं, या बाकी बची हुई 3 लाख की लायबिलिटी मैं पे कर देता हूं, तो फर्म लिखेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। बहुत से बच्चे इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि हम बी को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। मेरी बात को समझें, आप फर्म के एंगल से देख रहे हैं, तुम्हारी फर्म की लायबिलिटी जो कि तुम्हारी फर्म ने पे करनी चाहिए थी, अब वो तुम्हारी फर्म का पार्टनर पे कर रहा है। यानी कि तुम्हारी फर्म ने जो पैसा उस लायबिलिटी को देना था, अब वो पैसा उस पार्टनर को देना है जिसने कि वो लायबिलिटी पे करी है, या जो उस लायबिलिटी को पे करने की जिम्मेदारी ले रहा है। इसलिए आप बी को क्रेडिट करेंगे। ये एंट्री नजर आ रही है टू बीज कैपिटल अकाउंट, 3 लाख, राइट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। समझ में आया कि हमने बी को क्रेडिट क्यों करा है हमारी फर्म ने? क्योंकि जो पैसा हमने उस लायबिलिटी को देना था, वो पैसा हमने बी को देना है, इसलिए हम बी को क्रेडिट करेंगे। हम कौन है? फर्म है। तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे हम लिख देंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिख देंगे लायबिलिटी, और मान लेते हैं 3 लाख रुपए की लायबिलिटी बी ने पे करी, तो टू बी लिखा है तो हम बी के अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, और बी के कॉलम में लिखेंगे 3 लाख। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? याद रखना है कि आपने, कई बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये स्पेसिफिक रिजर्व को भी पे करना है। बाबा ये लायबिलिटी नहीं है तो पे कहां से करना है? इसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद आखिरी स्टेप है, स्टेप नंबर डी के बाद स्टेप नंबर ई। कहां लिखें? लो जी, स्टेप नंबर ये कैपिटल में मैंने लिखा है सी डी, अब मैं ई यहां लिख देता हूं, और ये लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप है पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो जब कोई फर्म डिसॉल्व होती है तो उसके कुछ खर्चे भी होते हैं, तो ये हम इसका ट्रीटमेंट और लायबिलिटी का ट्रीटमेंट सेम है। अगर डिसोल्यूशन के खर्चे फर्म पे करती है, पेड बाय फर्म, अगर फर्म पे करेगी तो जो एंट्री अभी मैंने लिखाई थी वही एंट्री यहां पर भी हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगर फर्म पे करेगी, करेक्ट। और या फिर उस लायबिलिटी को कोई पार्टनर पे कर सकता है, पेड बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर। अगर कोई पार्टनर पे करेगा तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लेते हैं इमेजिनरीली कि डिसोल्यूशन का खर्चा 10,000 रुपए का आ गया, चलो 50,000 रुपए का आ गया, और उसको फर्म ने पे करा है सिंप्लिसिटी के लिए। तो फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैंने मान लिया कि 50,000 का डिसोल्यूशन का खर्चा और उसे फर्म ने पे करा है, तो मैं यहां पर एक एंट्री लिख दूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। चलो मैंने कैश ही लिख दिया क्योंकि मैंने हर जगह कैश ही लिखा है। एक्सपेंसेस 50,000, और कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा बाय रियलाइजेशन। दैट्स ऑल, बस। अपने डिसोल्यूशन के खर्चों को पे करने के बाद अब आप क्या करेंगे? अपने इस अकाउंट को टैली करेंगे। बताओ बेटे जरा फटाफट मुझे, कौन सी साइड बड़ी है? 15 और कितना हो गया? 15 और 3 18 प्लस 3 21, 21 लाख 50। तो यहाँ का टोटल है 12 और 2 14 19। तो इसका मतलब डेबिट साइड का टोटल बड़ा है, 15 प्लस 6 21, तो 21,50,000 टोटल यहाँ का बड़ा है। अगर किसी, हम देखेंगे कि रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट है,
करेक्ट, नॉमिनल अकाउंट। किसी भी नॉमिनल अकाउंट की डेबिट साइड बड़ी होती है तो नुकसान होता है, तो इस केस में नुकसान है क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है। क्योंकि यहां का टोटल जैसा कि आप देख रहे हैं 12 और 14 + 5 19 है, तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर 2,50,000 आ रही है। अब ये जो लॉस आ गया ना, इस लॉस को हम ओनर्स में बांट देते हैं, तो हम यहां पर लिख देते हैं लॉस ट्रांसफर टू दो पार्टनर हैं ए और बी, और रेशियो भी मैंने उनका बड़ा अच्छा रखा हुआ है 3:2। डिवाइड करने में भी प्रॉब्लम नहीं है। 1,50,000 तो ए का और 1,00,000 रुपए इसका, 3/5 एंड 2/5। तो इस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट तो क्लोज हो गया। अब जो ये लॉस आ गया इसको पार्टनर्स के अकाउंट में पोस्ट कर देंगे टू रियलाइजेशन लॉस। ए का शेयर कितना है बेटे? 1,50,000 है। बी का शेयर कितना है? 1,00,000 है। अब हम क्या करेंगे, इनको टोटल कर देंगे। अब आपने देखा कि ए की डेबिट साइड बड़ी है। अगर किसी पार्टनर की डेबिट साइड बड़ी होती तो इसका मतलब हमारी फर्म ने उससे पैसा लेना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसा कि आप देख रहे हो यहां का जो टोटल है 120 + 650, 7,70,000 टोटल आ रहा है। डेबिट साइड बड़ी है, इसका मतलब है कि मिस्टर ए नाम का जो पार्टनर है हमारी फर्म ने उससे पैसा लेना है। अब मिस्टर ए हमें पैसा देगा, हम ये मान के चलेंगे कि मिस्टर ए पैसा देने में सक्षम है। आपकी बात समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं? सक्षम का मतलब है ही इज वेल कैपेबल ऑफ पेइंग यू। मिस्टर ए इज इन ए पोजीशन, हम मान के चलते हैं कि मिस्टर ए हमें पैसा देने में सक्षम है। तो 2,10,000 जो ये बैलेंसिंग फिगर आ गई ना, इसको हम लिखेंगे बाय कैश। क्या लिखेंगे? बाय कैश लिखेंगे। और अकाउंट की लैंग्वेज में हम बोलेंगे फाइनल अमाउंट ड्यू पेड बाय ए, यानी कि ए ने हमें पे कर दिया जितना भी फाइनली उससे अमाउंट ड्यू था। अब ए के कॉलम में तुमने बाय कैश लिखा है, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में बेटे तुम क्या लिखोगे? 2,10,000 लिखोगे या नहीं लिखोगे? सर बिल्कुल लिखेंगे। अब जरा बी को देखो, बी की क्रेडिट साइड का टोटल काफी ज्यादा नजर आ रहा है। ये आ रहा है 7,40,000, यानी कि बी की क्रेडिट साइड बड़ी है। अगर किसी पार्टनर की क्रेडिट साइड बड़ी है तो इसका मतलब है कि हमारी फर्म ने उसको पैसे पे करने हैं। बात समझ में आ गई? अब ये छोटी छोटी चीजें मुझे बताना अच्छा नहीं लगता, वैसे आपको मालूम ही है। तो अब ये जो बैलेंसिंग फिगर आ गई उसको हम कहेंगे टू कैश, और मेरे हिसाब से 5,60,000। तो 5,60,000 हम बी को पे कर देंगे। यानी कि सिंपल वर्ड्स में, सिंपल डेजिल्यूशन में, लास्ट में जो भी बैलेंसेज आएंगे पार्टनर में वो टू कैश या बाय कैश कर दिए जाते हैं। अब टू कैश लिखा तो मैं यहां लिखूंगा बाय बी। बी को हमारी फर्म ने 5,60,000 रुपीज पे कर दिए। अब हम इसको टोटल कर देते हैं 9,10,000 और 9,10,000, 10 10 10, ये तो मजा आ गया, अकाउंट हो गया क्लोज। तो कैश अकाउंट मिल गया। इसका मतलब सिंपल डेजिल्यूशन में हम क्या मान के चलते हैं कि सभी पार्टनर सॉल्वेंट हैं। बेटे सॉल्वेंट का मतलब है कि जितना भी उसने फर्म को देना है उसको ला पाने में पार्टनर सक्षम है। अगर इस क्वेश्चन में मैं आपको यह चीज कह देता कि मिस्टर ए नाम का पार्टनर लाने में सक्षम नहीं है, तो फिर यह सिंपल डेजिल्यूशन का केस नहीं होता, फिर यह इंसॉल्वेंसी का केस होता। यानी कि उस केस में इंसॉल्वेंसी का मतलब है जितना भी अमाउंट ए ने हमें देना था वो देने में असक्षम है। तो जब कोई पार्टनर अपने फाइनल अमाउंट को देने में असक्षम है, इनकैपेबल है, इनकैपेसिटेटेड है, he is not in a position today to pay what is due of him, then that partner is known as insolvent partner.
और नेक्स्ट सेशन में जब आपकी और मेरी मुलाकात होगी तो हम उसमें इंसॉल्वेंसी के डिफरेंट पहलुओं पर चर्चा करेंगे। ये सिंपल रेजोल्यूशन कराने के पीछे दो मेरे लक्ष्य हैं। एक तो आपको पूरी कहानी रेजोल्यूशन की पता लग जाए, याद आ जाए जो इससे पहले आपने करा था, और बैलेंस शीट के प्रत्येक आइटम की जानकारी आपको बहुत ही मुस्तकम स्ट्रांग हो जानी चाहिए। एक एक आइटम को क्लासिफाई करने का आर्ट आपका बहुत जबरदस्त होना चाहिए। प्रत्येक आइटम को क्लासिफाई कर सके कि एसेट साइड में वैल्यूलेस आइटम कौन से होते हैं ये मालूम होना चाहिए। लायबिलिटी साइड की डिफरेंट कैटेगरीज जो होती हैं, खासतौर से फ्री रिजर्व्स, स्पेसिफिक रिजर्व और लायबिलिटी, इनके प्रत्येक आइटम की जानकारी होनी चाहिए। तो इस सेशन को हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपकी मेरी मुलाकात होगी। तो टिल देन इट्स अ लवली गुड बाय फ्रॉम हियर।